Hello and welcome, dear students, in DSEJ's Tele classes. I am Baljeet Kaur and I am here once again to take another session of Geography class 10th. This is chapter 3 of your book, and the topic is Water Resources Part 2, and the book from where you are studying about this chapter is India Contemporary, a textbook prescribed by J&K Board of School Education. जो J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से आपको बुक प्रेस्क्राइब की गई है, उसी से आपको ये सिलेबस, ये टॉपिक करवाया जा रहा है. एंड दिस विल बी योर फाइनल और कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द लेसन वाटर रिसोर्सेज. माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात कहना चाहूंगी कि लेसन को स्टार्ट करने से पहले एक हिदायत है, आप जल्दी से नोटबुक और पेन लेकर बैठिए ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर सको. डियर स्टूडेंट्स, जो पिछला चैप्टर था, जो सेशन था, उस सेशन में हमने बात की थी अबाउट द वाटर रिसोर्सेज ऑन दिस अर्थ. देन वी टॉक्ड अबाउट द नीड ऑफ वाटर रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड वाटर स्कैर्सिटी. डियर स्टूडेंट्स, today we will be studying about the conservation techniques of water resources, but before starting the topic, let's know about the learning outcomes or learning objectives of this lesson. तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात करते हैं तो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट द नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन. सेकेंड, they will understand the techniques of water conservation. Third, they will be able to know about multi-purpose river valley projects. Number 4, students will be able to identify various methods of rainwater harvesting. And finally, they will be able to outline strategies for reducing water consumption. So these are the learning objectives of today's topic. Dear students, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सब topics which we are going to cover are methods, modern methods and techniques of water conservation. आपकी टेक्स्ट बुक में इसमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं. वन पार्ट इज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स एंड सेकेंड पार्ट इज इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जिसमें आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ना है. डियर स्टूडेंट्स, तो लेट्स बिगिन फ्रॉम नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन. डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने यहाँ छोड़ा था वो था वाटर स्कैर्सिटी की बात हम कर रहे थे. तो इतनी स्कैर्सिटी है, आपको पता है कि 96.5% वाटर इज सलाइन वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द ओशंस एंड ओनली 2.5% इज फ्रेश वाटर विच इज यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स. तो उसी वजह से जो वाटर स्कैर्सिटी है, लास्ट टाइम हमने जाना 2025 तक एक एस्टिमेट है कि 2 बिलियन पीपल विल फेस वाटर स्कैर्सिटी. तो देयर इज नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन. अब कुछ पॉइंट्स आते हैं कि नीड ऑफ कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन क्यों है, वाटर को बचाना, उसको बचा के रखना क्यों जरूरी है. तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट जो आ जाता है वो तो यही आता है कि वाटर कीप्स आवरसेल्व्स हेल्दी. ये हमें हेल्थ हैजर्ड से बचाता है. आपको पता है वाटर गंदा हो तो आपको पता है जैसे जॉन्डिस हो गया, मलेरिया, ये सारी बीमारियां वाटर की वजह से ही होती हैं. तो हेल्थ हैजर्ड से बचाता है. इट कीप्स अवर फ्रेश वाटर होगा तो कीप्स आवरसेल्व्स हेल्दी. सेकेंडली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट प्रोटेक्ट्स अवर इकोसिस्टम. हमारे इकोसिस्टम का जो बचाव है वो वाटर की वजह से ही है. वो हमें, हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कौन करता है, वाटर करता है. तीसरी चीज आ जाती है कि वाटर इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी. देखिए, जैसे जैसे ओवर पॉपुलेशन हो रही है, जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, तो उतना ही ज्यादा खाने की जरूरत है, उतना ही ज्यादा भोजन चाहिए, फूड चाहिए. तो फूड की सिक्योरिटी कहाँ से मिलेगी, जब हमारे पास इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल होगा. तो फूड सिक्योरिटी भी वाटर की ही वजह से है ना. तो फिर उसके बाद आ जाता है फोर्थ पॉइंट जो आ जाता है, उसमें आता है इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ. जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है वो भी वाटर पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि कंटिन्यूएशन ऑफ अवर लाइवलीहुड एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज आर डिपेंडेंट अपॉन वाटर. देखिए, जो भी हमारा एग्रीकल्चर है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है
दो ही चीजों पर चल रही है, या तो इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर, मैक्सिमम तो एग्रीकल्चर पर। और एग्रीकल्चर पर इकोनॉमी चलती है, तो इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे वाटर की जरूरत है। जितनी ज्यादा हम मॉडर्न टेक्निक्स लगा रहे हैं उसके हिसाब से उतना ही ज्यादा वाटर की जरूरत है ना। और दूसरी चीज क्या आ जाती है कि इंडस्ट्रीज, जितनी भी हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज है उसमें से मैक्सिमम इंडस्ट्रीज को वाटर की जरूरत है। देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो वो भी वाटर से ही होती है, तो उसी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, इवन अपने हाउसेस में, हर जगह। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं। और जितनी भी जैसे आयरन, जितनी भी जो मेटल का वर्क जो होता है उसको कूलिंग करने के लिए भी वाटर की जरूरत पड़ती है। जूट की इंडस्ट्री है, अगर हम एग्रो बेस्ड की बात करें तो उसमें भी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दैट्स व्हाई ऑल इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन वाटर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि देयर इज द नीड ऑफ द आवर टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेस। अब बात आती है कि हमारे इंडिया में वो कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो अडॉप्ट की जा रही हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए। ये आपकी बुक का नेक्स्ट चैप्टर है, जिसमें बात आती है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। और उसकी बात करने से पहले हम क्या करेंगे, अपनी ज्योग्राफी को किसके साथ जोड़ेंगे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, यानी कि हिस्ट्री में जाएंगे। तो हिस्ट्री से बात स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स थी, जिस समय में वाटर की कोई स्कैर्सिटी नहीं थी, यानी कि हमारे एंशिएंट टाइम्स से, तब भी उस समय के लोगों ने भी बहुत सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए थे। वो जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स थे वो आज भी उनमें से बहुत सारे मौजूद हैं। तो वो जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एंशिएंट टाइम्स थे उनकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देती हूँ। पहला एक जो था वो था श्रीनेगवेरापुरा। श्रीनेगवेरापुरा जो था, दिस वाज बिल्ट इन 1st सेंचुरी। देखिए कब पुरानी, कितनी पुरानी बात है, 1st सेंचुरी की बात है। तो 1st सेंचुरी में श्रीनेगवेरापुरा जो था नियर इलाहाबाद। तो इलाहाबाद मीन्स यहाँ से गंगा गुजरती है। तो इसका मतलब क्या था, ये किस लिए बनाया गया था, फॉर चैनलाइजिंग द फ्लड ऑफ गंगा। उस समय में गंगा के आने वाले फ्लड को चैनलाइज करने के लिए श्रीनेगवेरापुरा में ये प्रोजेक्ट बनाया गया था 1st सेंचुरी में। दूसरी एग्जांपल मैं आपको दूं तो वो इरिगेशन वर्क्स बहुत सारे हम जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, कलिंगा में था, फिर नागार्जुना कोंडा में था, जो कि अभी भी बहुत फेमस है, वेरी फेमस नागार्जुना कोंडा, यानी कि अभी भी जो रिवर है नागार्जुना सागर उसके आसपास का एरिया, फिर बेन्नूर, फिर कोल्हापुर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं पुराने एंशिएंट समय में किस तरह से वाटर को किसी ना किसी रूप में कंजर्व किया जाता था या सेव करके रखा जाता था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने इस तरफ बहुत ध्यान दिया। आपको पता है उस समय में ज्यादा जो काम होता था वो एग्रीकल्चर का ही होता था। लोग ज्यादा क्या काम करते थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे जैसे डैम्स बनवाए, लेक्स बनवाई और बहुत इरिगेशन सिस्टम उस समय का उन्होंने अच्छा डेवलप किया था। ये एक एग्जांपल है हिस्ट्री की, यानी कि हिस्ट्री को हम ज्योग्राफी के साथ रिलेट कर रहे हैं। उसके बाद एक एग्जांपल 11th सेंचुरी में जो भोपाल लेक है, जो अभी भी है, लोग वहां पे सैर करने जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिफिशियल लेक, यानी कि बनवाई गई लेक है, जो आर्टिफिशियली बनी है, इन नेचुरल की तरफ से, नेचर की तरफ से नहीं बनी है। फिर हमारे पास एग्जांपल है 14th सेंचुरी की, यानी कि हम 1st सेंचुरी से बात करें, 1st सेंचुरी में भी हम जानते हैं, फिर चंद्रगुप्ता मौर्य के समय में भी की भी एग्जांपल्स हमारे पास है। फिर 11th सेंचुरी की भोपाल लेक जो है आर्टिफिशियल लेक, उसकी एग्जांपल है हमारे पास। फिर 14th सेंचुरी में टैंक इन हौज खास। अगर आज भी आप दिल्ली जाओ तो आप जरूर विजिट करना वो हौज खास टैंक जो है, जो कि उस समय में अल्ततमश ने बनवाया था। किसने बनवाया था, उस समय के मुस्लिम राजा जो थे अल्ततमश, उसने बनवाया था फॉर सप्लाइंग वाटर टू श्री फोर्ट। श्री फोर्ट ये जो हौज खासे से काफी दूर था, लेकिन वहां तक इरिगेशन की सप्लाई पहुंचाने के लिए ये हौज खास टैंक बनवाया गया था। तो जो स्टिल अभी भी है, तो इसका मतलब देखो उस समय में भी उन्होंने कितना अमाउंट, इकोनॉमी, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट किया इन टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए। तो ये
पुराने समय में, यानी कि हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री से चलता आ रहा है, हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में भी देखें तो तब भी हमारे जो पुराने एंसेस्टर्स थे वो भी ये कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन की प्रोसेसेस को अपना रहे थे। तो इसके बाद अब हम अगर मॉडर्न टेक्निक्स पे आ जाएं तो उसमें हमारा अपना जो पहला टॉपिक आता है वो है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं यानी डैम, तो इस लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड हाइड्रोलिक सिस्टम डिज़ाइन टू सर्व सेवरल पर्पसेस साइमल्टेनियसली, यानी इट्स ए डैम ऑफ मॉडर्न टाइम्स। डियर स्टूडेंट्स, ये मल्टीपर्पज़ डैम की डेफिनेशन थी। आपने देखा कैसे पुराने टाइम में डैम्स, कैनाल्स, लेक्स, टैंक्स बनाए जाते थे। इस ट्रेडिशन को हमने मॉडर्न इंडिया में भी कंटिन्यू रखा। आपने जब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ा तो उसमें आपने देखा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें उस समय में उस समय के राजाओं ने बनाई थी ट्रेडिशनली। बट रिवर वाटर के फ्लो को रोकने के लिए ये डैम्स बनाए जाते थे, कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। बट टुडे इट हैज़ सो मैनी पर्पसेस, क्योंकि जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी कहा था कि टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, डैम्स को कहा था, बिकॉज दे आर बूस्टिंग आवर इकानमी। वो बहुत सारे पर्पसेस सॉल्व करते हैं, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फ्लड कंट्रोल, वाटर सप्लाई, फिश ब्रीडिंग, यानी मोर देन 4 to 5 पर्पसेस। मतलब एक ही मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से बहुत सारे पर्पसेस जो हैं वो सॉल्व किए जाते हैं, इसलिए इनको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। जब हमने आज़ादी हासिल की तो डैम्स को उस समय में भी प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया गया था, और यही वजह थी कि ये जो हमारे पंडित नेहरू हैं, उन्होंने टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया इनको कहा था। सो मैनी पर्पसेस इससे सॉल्व होते हैं, बट ये सारे पर्पसेस क्या हैं? ये यूजेस ऑफ डैम्स हैं। जो आप कहें तो ये क्या है? यूजेस ऑफ डैम्स है, जिनमें हम कह देते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, वाटर सप्लाई है, फ्लड कंट्रोल है, रिक्रिएशन है। और लेकिन उसके साथ साथ ही पिछले कुछ सालों से डैम और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के कुछ ड्रॉबैक सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहला ड्रॉबैक कहा जाता है एडवर्स इफेक्ट ऑन फर्टिलिटी, क्योंकि जो पुअर सेडिमेंट्स फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हैज़ रिजल्टेड टू द लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्या होता है, जब फ्लो कम हो जाता है तो सेडिमेंट्स आगे नहीं आते हैं, और सेडिमेंट्स जब रीन्यू नहीं होते हैं तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो एनहेंस नहीं होती है, और रिवर का फ्लो इन डैम्स की वजह से कम हो गया, रोक दिया गया है, या कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। तो वो जो सरफेस पर सेडिमेंटेशन है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो इस तरह से ये सॉइल की फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड इसमें ड्रॉबैक लोगों ने कहा है या सामने आ रहा है वो है एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। कभी कभार क्या होता है, डैम्स जो है बनाने के लिए रिवर्स को डिवाइड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश एक्स्ट्रा माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। जहाँ उन्होंने अपने एग्स रखे थे, जहाँ उन्होंने एग्स ले किए थे, वहाँ पर वो फिर दोबारा ब्रीडिंग नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से एक्वेटिक लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ये डैम्स की वजह से। उसके बाद जो हमारा तीसरा इसमें नुकसान जो हमें सामने नज़र आता है, जो ड्रॉबैक हमें नज़र आता है, वो क्या है, जो रिजर्वायर्स बनाए गए हैं। रिजर्वायर क्या होता है? रिजर्वायर होती है जो पीछे बड़ी सी झील बनाई जाती है। आप सलाल प्रोजेक्ट देखने गए हो या थीन डैम देखा होगा, पीछे एक बड़ी सी झील बनी है। तो उससे क्या होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वो कैसे, जब वो झील बनाई गई तो उस समय में बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया, बहुत सारे विलेजेस सबमर्ज हो जाते हैं। जब फॉरेस्ट काट दिए जाते हैं, वेजिटेशन का नुकसान होता है, तो इस तरह से क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचाता है। ए वास्ट वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना सबमर्ज्ड इन द वाटर ऑफ रिजर्वायर्स फॉर्म्ड बाय द डैम। डैम्स के द्वारा जो रिजर्वायर बनाया जाता है डैम के लिए, उससे ये जो है नुकसान होता है, विलेजेस सबमर्ज ही हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ ड्रॉबैक जो हमें सामने आया है वो है चेंजिंग
क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि जो फसलें उगाई जाती हैं ना, डैम्स की वजह से जो लोग, जो फार्मर्स डैम्स के पास रहते हैं, उनके पास इजीली बहुत सारा पानी अवेलेबल है। तो इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, दे स्टार्टेड इंटेंसिव क्रॉपिंग एंड कमर्शलाइज्ड क्रॉपिंग, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे के लिए। तो ज़्यादा पानी की वजह से क्या हो गया, जो लैंड थी उसमें बहुत ज़्यादा सैलिनाइजेशन आ गई, सैलिनिटी आ गई, जिसकी वजह से उस पर एक एडवर्स इफ़ेक्ट आया है। एंड फिफ्थ जो ड्रॉबैक है जो हमारे सामने आया वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वाटर की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर। तो ये क्या बात है कि पानी पीछे से ही जब कम हो गया, पीछे रोक दिया गया, रिवर्स में प्रॉपर पानी नहीं है, तो जो वो उसकी वाटर की, जो रिवर्स के वाटर की या बाकी कैनाल्स वगैरह कुओं की, तो उसमें भी अब क्या है, लोगों के बीच में एक गैप आ गया पुअर एंड रिच में, मतलब प्रॉपर उनको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिल पा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें जो ड्रॉबैक्स सामने आए हैं, तो उसकी वजह से पब्लिक की रिएक्शंस भी सामने आई हैं। आपने देखा कुछ डैम्स बनाए गए जिनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन इज़ वन ऑफ सच डैम एंड अनदर डैम इज़ टेहरी डैम। वहाँ से लोगों को डिसप्लेस किया गया और फिर उनको दोबारा बसाया नहीं गया। 2006 या 2013 की हम एग्ज़ाम्पल्स लें तो लोगों को ये भी रिएक्शंस है कि डैम्स वाटर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, फ्लड वाटर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी एग्ज़ाम्पल हमें नज़र आती है मुंबई में जो फ्लड आया था 2006 में, या 2013 में जो केदारनाथ में फ्लड आया था। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि जो भी अर्थक्वेक्स, वाटर पोल्यूशन हो रहा है या वाटर डिजीज़ हो रहे हैं, इन सब के लिए भी डैम्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये सारी वजह हैं जिसकी वजह से पब्लिक की रिएक्शंस भी आ रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें जो हैं, इसकी वजह से अब लोग क्या सोच रहे हैं कि किस तरह से अब डैम्स को हम उनके खिलाफ प्रदर्शन करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारे इंडिया में कौन कौन से डैम्स हैं। इंडिया में लोकेशन को अगर देखें, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, आपने उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जाने, तो ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया में कहाँ कहाँ मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, बिकॉज वी हैव हिमालयन रिवर्स एज वेल एज द पेनिनसुलर रिवर्स। तो दोनों रिवर्स पर प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। तो आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। Major multipurpose projects of India are as follows. सबसे पहले भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड एंड हाईएस्ट इन इंडिया। ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है, बिल्ट ऑन रिवर सतलुज। एंड इसके ऊपर जो झील बनी है, जो लेक है, उसका नाम है गोविंद सागर लेक। एंड भाखड़ा नंगल provides water to Punjab, Haryana and Rajasthan. It also provides electricity to Punjab, Haryana, Rajasthan, Delhi and हिमाचल प्रदेश। 5 एरियाज़ को ये बिजली भी सप्लाई करता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट डैम है हीराकुंड डैम, बिल्ड ऑन द रिवर महानदी। ये महानदी पर बनाया गया है एंड इट प्रोवाइड्स वाटर टू ओडिशा, और ये बिजली भी सप्लाई करता है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट है दामोदर वैली प्रोजेक्ट ऑन रिवर दामोदर। इट इरीगेट्स द लैंड इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल। एक समय की बात है, इसको सारो ऑफ बंगाल भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ बहुत फ्लड्स आते हैं, जिसको इसने कंट्रोल किया है। तुंगभद्रा रिवर, उस पर जो डैम बना है वो है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट। और दिस हैज़ 3 कैनाल्स। ये 3 जो कैनाल्स हैं, ये 3 स्टेट्स को वाटर प्रोवाइड करती हैं। ये 3 स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका को। उसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट है वो इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में आपने जाना है, उसकी यूटिलिटी आप अच्छे से जानते हो। ए लार्ज वीट फार्म नियर सूरतगढ़ हैज़ कम अप विद द हेल्प ऑफ वाटर प्रोवाइडेड बाय दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट से ही जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी। डियर स्टूडेंट, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो नर्मदा बचाओ की मैंने आपको पहले बात की, ये वो प्रोजेक्ट है जो कि नर्मदा रिवर पर बना है।
ड्राई एरियाज़ ऑफ गुजरात और मध्य प्रदेश को पानी पहुंचाने के लिए। लेकिन इसके लिए बहुत सारी ऑब्जेक्शंस रेज हो गई। आपने जिसके बारे में पढ़ा, नर्मदा बचाओ के बारे में, कि लोगों ने कहा कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो डिस्प्लेस हो गए हैं और इसकी वजह से लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन की है। एक और ऑब्जेक्शनेबल जो डैम है वो है टिहरी डैम, जो कि उत्तराखंड में बन रहा है, और सेम ऑब्जेक्शंस, लोगों की डिस्प्लेसमेंट की ऑब्जेक्शंस यहाँ पे भी रेज हुई हैं। ये डैम कंप्लीट हो जाएगा तो इट विल प्रोवाइड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टू उत्तराखंड, दिल्ली एंड यूपी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था एक पार्ट, यानी मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। सेकंड मेथड ऑफ कंजर्वेशन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरा मेथड क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपने देखा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज ए वायबल एंड अल्टरनेटिव टू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। जितने भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स थे, जो मेथड्स उसमें प्रैक्टिस किए गए, उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। इस वजह से अब ज्यादा जोर किस पे दिया जा रहा है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सेकेंड टेक्निक है, बेसिकली वो टेक्निक है क्या? रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है? तो इट इज ए टेक्निक ऑफ इंक्रीजिंग द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर बाय कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर। यानी कि रेन वाटर को इकट्ठा किया जाता है, उसको ऐसे बहने नहीं दिया जाता, बल्कि एक्यूमुलेट किया जाता है। तो उसको ग्राउंड में डाल दिया जाता है रिचार्ज करने के लिए, एंड इट इज डन थ्रू कंस्ट्रक्टिंग परकुलेटिंग पिट्स, चेक डैम्स, ऐसे वाले चीजों का इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो एंशिएंट टाइम से ही, चाहे वो माउंटेनियस एरियाज हो, चाहे वो प्लेन एरियाज हो, चाहे वो ड्राफ्ट एरियाज हो, हर जगह पर पुराने समय से ही हम देखते आ रहे हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स अपनाई जाती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली क्या है कि पानी जब बारिश होती है तो उस बारिश को, पानी को इधर उधर बहने ना दिया जाए, बल्कि उसको स्टोर किया जाए ताकि वो ग्राउंड के अंदर चला जाए, यानी कि रिचार्ज किया जाए। तो जो हम अगर एंशिएंट समय की बात करें, ट्रेडिशनल बात करें, तो उस समय से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। और उसमें सबसे पहली जो स्टेट है वो है तमिलनाडु। सबसे पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ स्टार्ट हुई थी? तमिलनाडु में हुई थी। इट इज द फर्स्ट स्टेट। तो वहां पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। तो वहां पर हर घर के लिए गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया है कि स्ट्रक्चर्स बनाने ही बनाने हैं ताकि वो रेन वाटर को सेव कर सके। दूसरी बात, दूसरा जो मैं बताऊं आपको, तो मोस्ट कॉमन इन शिलांग, मेघालय। तो आपको सुन के थोड़ा हैरानी भी होगी, सरप्राइजिंग भी लगेगा कि आपने सुना है मासिनराम या चेरापूंजी, और उसके पास ही लगता मासिनराम। ये दो ऐसे इलाके हैं जहां मासिनराम दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, बट स्टिल वहां पे भी शॉर्टेज हो सकती है पानी की, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि जब बारिश होती है तब तो बहुत बारिश होती है, जब नहीं होती है तो उस समय के लिए पानी को बचाना जरूरी होता है। मोर ओवर these people, especially the people of Meghalaya, they love nature, they love water, and उसी वजह से उनको बहुत अच्छा लगता है। वो खुद ही इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें वो रेन वाटर को स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद एक और हमारे पास बहुत सारे ऐसे नेम्स दिए गए हैं उस समय, पुराने समय से जो बनती आ रही थी रेन वाटर टेक्निक्स में। तो जैसे जो मैं बात करूं माउंटेनियस एरियाज की, तो वहां पर बहुत ही कॉमन जो है, जैसे गूल्स या कूल्स भी कहते हैं, कूल्स भी कहते हैं जम्मू कश्मीर में। फिर हिमाचल प्रदेश में हमें कूल्स और कूल्स मिलती हैं। उसके बाद अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। जैसे जो ऊपर ऊंचाई से पानी को नीचे गिराया जाता है तो वो कूल्स हैं। इसके अलावा जो मैदानी इलाके में जोहर्स बनाकर या ऐसे छोटे छोटे टैंक्स बनाकर पानी को एक्यूमुलेट किया जाता है, उसमें खादिन्स हैं जैसलमेर में, फिर जोहर्स हैं राजस्थान में, फिर उसके अलावा टंकास इन राजस्थान, और फिर अर्थन पिट्स बनाए जाते हैं राजस्थान में, क्योंकि वो एक बहुत सूखाग्रस्त, जिसे हम कहते हैं ड्राई एरिया है। तो वहां जब भी बारिश होती है तो उस पानी को वो इस तरह से जोहर्स में,
टंकास में और अर्थन पिट्स में सेव करके रखते थे। तो ये पुराने समय से चलती आ रही है। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जो मैंने आपको मेघालय की बात सुनाई, तो वहां 200 साल पुराना ये सिस्टम चला आ रहा है। सबसे ओल्डेस्ट है, अबाउट 200 इयर्स ओल्ड सिस्टम ऑफ टैपिंग स्प्रिंग वाटर एज वेल एज स्ट्रीम वाटर, ये मेघालय में किया जाता है। और इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो बम्बू ड्रिप इरिगेशन, जो लास्ट आपकी बुक में दी है, वो क्या है, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। आपने देखा बैम्बू मीन्स बांस, और बांस होता है लंबा लंबा, अंदर से खाली होता है, तो उसको पाइप्स की तरह यूज किया जाता है। और फिर जहां पे वाटर स्टोर किया था, वहां से वो पाइप्स को नीचे की तरफ लाया जाता है, तो उसके जरिए उसके चैनल्स बनाकर पानी जो है वो खेतों तक पहुंचाया जाता है। उन बैम्बूस के बीच में होल्स होते हैं, और उन होल्स से भी पानी प्लांट्स को दिया जाता है, जिसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है बैम्बू इरिगेशन का। ये कहाँ पे है, ये ईस्टर्न स्टेट्स में इसको बहुत कॉमन है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो पुराने समय से भी चलती आ रही है और आज भी चल रही है। और इस समय में सबसे जो कॉमन है वो है रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो आइए जरा समझते हैं रूफ टॉप। डियर स्टूडेंट्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में जो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग होती है, अगर हम स्लांटिंग छतों की बात करें तो वहाँ चारों तरफ पीवीसी पाइप्स लगाई जाती हैं। पानी ऊपर से बहते हुए पीवीसी पाइप्स तक पहुँचता है, फिर उस पानी को नीचे ज़मीन पर बनाए गए टैंक तक पाइप्स के ज़रिए ही पहुँचाया जाता है, और इस तरह से पानी को वाटर को सेव किया जाता है। इसी तरह से जो स्लांटिंग छतें नहीं होती हैं, जहाँ पर प्लेन होती हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है, चारों तरफ जो बिल्डिंग है उसके चारों तरफ वॉल बांध दी जाती है, और उस छत को कैचमेंट एरिया बना दिया जाता है, और वहाँ से फिर एक आउटलेट खोला जाता है जहाँ से पाइप से पानी नीचे आता है। और जब वो पानी नीचे आता है तो नीचे आकर वहाँ पर एक पिट बनाया गया होता है, गड्ढा जिसे आप कहते हो। तो उससे पहले जो आउटलेट पाइप है उसके पीछे कोर्स मैश भी लगा दी जाती है, और यहाँ पर क्या किया जाता है, पानी जो है वो फिल्टर होता है। सैंड और पेबल्स, रॉक्स वगैरह पीछे रह जाते हैं, और जो मेन पानी है वो साफ़ होकर उस पिट में चला जाता है, और वहाँ से उस पानी को आगे सप्लाई दी जाती है मेन जो ट्यूबवेल होता है। तो इस तरह से जो रेन का वाटर है उसको सेव किया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। प्यारे बच्चों, तो आपने पूरे लेसन को ध्यान से सुना और समझा। यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है। तो आपने जाना टेक्निक्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, जिसमें हमने मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की बात की। उसके बाद हमने दो टेक्निक्स हमने आपको बताई जो आपकी बुक में दी गई हैं। एक है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स और दूसरा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो उसको आपने अच्छे से समझा, और मुझे पता है आप नोटबुक्स लेके बैठते जैसे मैंने आपको कहा था, तो आपने उसको उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट भी किया होगा। अब जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको कहने वाली है वो है होम असाइनमेंट से रिलेटेड। तो प्यारे बच्चों, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पिछले सेशन में भी, कि ये जो आपका लेसन है चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज, इट इज नॉट कमिंग इन योर फाइनल एग्जाम्स। ये लेसन फाइनल एग्जाम्स में नहीं आता है। तो ये क्या है, इंटरनल असेसमेंट है। क्योंकि अभी आपको जैसे हॉलीडेज भी आप घर में हो, तो आपका ये समय है इंटरनल असेसमेंट बनाने का। जो भी आपने पढ़ा है इसकी आपने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। एक प्रोजेक्ट बनाकर उस प्रोजेक्ट को आपने अपने टीचर को सबमिट करना है, जैसे ही वो आपसे मांगेंगे। तो ये वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड प्रोजेक्ट जो है वो आपने बनाना है, जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसको मैं आपके सामने एक सैंपल पेश कर रही हूँ। यही आपका होम असाइनमेंट है। इस सैंपल को ध्यान से देखिए, समझिए, और फिर यही आप अपना होम असाइनमेंट कीजिए।
students, so this is time to say goodbye to you. Thank you for listening patiently. Dear students, अभी भी कोरोना कोविड-19 कहीं नहीं गया है, तो प्लीज़ आप घर में रहिए, सेफ रहिए, मास्क ज़रूर पहनिए. Stay safe, stay healthy. Have a nice day.